अंग्रेजी में एक कहावत है, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच, या ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ रहा है। हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं। हर दिया जलाने वाला प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा, अब 132 प्राइम मिनिस्टर पद कहां से आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, विपक्ष की एकजुटता की कवायद तेज होती जा रही है। विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। इस सिलसिले में एनसीपी नेता शरद पवार ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। ये बैठक खड़गे के आवास पर हुई। इससे पहले राहुल गांधी और खड़गे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से मिले, बल्कि सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की। इधर विपक्ष का मेल मिलाप चल ही रहा था कि आज खबर आई कि दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने का सम्मन जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया कि सीबीआई की पूछताछ में केजरीवाल साहब शामिल होंगे। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद दबाव बनाना चाहती है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2024 के लिए विपक्ष की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। ये देखें, हम पहले कितनी बार इस तरह की सरकारें बनी है। गैर कांग्रेसी सरकार बनी जो 1979 में बनी है। कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तब कांग्रेस के पास समर्थन नहीं था, उन्होंने मोरारजी देसाई के बाद इसको किया। ऐसे ही 1990 में भी कांग्रेस ने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया था। ये भी गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई। फिर 1996 में आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई। देवेगौड़ा साहब को प्रधानमंत्री बनाया गया और 46 सीटें होने के बावजूद कांग्रेस के समर्थन से देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। और फिर 1997 में कांग्रेस ने एक बार फिर इंद्र कुमार गुजराल को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया था। तो ये ऐसी सरकारें हैं जहां पर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों को समर्थन देकर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाया। ये तो ही गैर कांग्रेसी सरकारों की बात। अब कैसे कांग्रेस बड़ा दल होने के बावजूद दूसरे दलों की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। लेकिन अब बात करते हैं कि कब कब कांग्रेस के पास बहुमत नहीं होने के बाद भी केंद्र में उसने सरकार बनाई और कांग्रेस को विपरीत विचारधारा वाले दलों ने बाहर से समर्थन करके सरकार चलाने में मदद की। एक बार उसको भी समझ लेते हैं कि कांग्रेस किस तरह से बिना बहुमत के भी समर्थन बनाती रही। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार थी। कांग्रेस को बहुमत नहीं होने के बाद भी नरसिम्हा राव न केवल प्रधानमंत्री बने, बल्कि 5 साल उन्होंने सरकार चलाई थी। 2004 में भी 145 सीटों के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री। वहां पर गठबंधन की सरकार बनी थी यूपीए की। ऐसे ही 2009 में भी बहुमत नहीं होने के बाद भी एक बार फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया। यूपीए की सरकार में जो दूसरे दल थे, गैर बीजेपी दल, उन्होंने उन्हें समर्थन दिया। तो ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज है। इस वक्त विपक्षी दलों की 11 राज्यों में सरकार है और अगर राज्यों में ही विपक्ष लोकसभा सीट पर अपना फोकस कर ले तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि इन राज्यों की लोकसभा सीटों की बात करें तो 11 राज्यों में कुल मिलाकर 232 सीटें। आपको दिखाते हैं कि विपक्ष की सरकार कहां कहां है और उन राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। एक बार इसको समझ लेते हैं। विपक्षी दलों की 11 सरकारों वाले 11 राज्य हैं, जिनमें राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और हिमाचल प्रदेश है, जिनमें 232 लोकसभा सीटें आती है। यदि इन पर भी फोकस किया जाए और इसके अलावा आंध्र प्रदेश को भी इसमें जोड़ लिया जाए और उड़ीसा को जोड़ लिया जाए तो 278 सीटें लोकसभा की हैं, जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। तो यदि इनको पॉसिबल किया जाए, फोकस किया जाए, तो बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर पहुंचे और वहां उन्होंने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने क्या कहा और शरद पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। और साथ ही केजरीवाल के संबंध पर नेता संजय सिंह कैसे बरसे, इसको भी बात करते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे।
पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। पहले वाले सभी मिलके आज जो घटनाएं घट रही हैं देश में, उन देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है। ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए पिछले 2 दिनों से मुलाकात का सिलसिला दिल्ली में चल रहा है। अब खबर है कि जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात मुंबई के मातोश्री में होने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष का मेल मिलाप क्या 2024 में छाप छोड़ सकता है। मोदी रोको मोर्चा का महानायक हीरो कौन होगा? क्या 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल साहब, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता किशोर तिवारी साहब, राजनीतिक विश्लेषक शिव भाटिया साहब, वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री साहब और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर पीयूष जोशी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीयूष जोशी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। आज की एक बड़ी खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल साहब को सीबीआई ने समन किया है शराब घोटाले में, कथित शराब घोटाला जो है। आप ईमानदार, आपके जो ईमानदार नेता जिनकी आप चर्चा करते रहे, उन पर एक के बाद एक हमला हो रहा है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए विजय जी, बात तो सीधी है, क्योंकि इस बात से किसी को आश्चर्य तो होना नहीं चाहिए जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के साथ में लगातार ईडी और सीबीआई का शिकंजा उनके ऊपर कसा जा रहा है जी। और जिस तरीके से अडानी हिंडनबर्ग घोटाले पर जांच की मांग अरविंद केजरीवाल जी ने की है, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी की अकर्मण्यता के खिलाफ, निष्क्रियता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो ये तो होना ही था। पर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी को काफी कम करके आंक रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, और इसका खामियाजा जिस तरीके से सिलेक्टिव टारगेटिंग है विपक्षी नेताओं का, वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा आने वाले 4 प्रदेशों के चुनावों में भी, और केंद्र के जो चुनाव 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अकारण परेशान करना केजरीवाल जी को, जबकि इसमें कोई लेना देना नहीं है। पर यदि आप प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर उनकी गलतियां दिखाने की चेष्टा करेंगे तो ये सरकार बता चुकी है कि ये किसी भी प्रकार का विरोध बर्दाश्त करने के लायक सरकार नहीं है। ये वोल्टेयर के जो सिद्धांत है उसके खिलाफ चलने वाली सरकार है। यहाँ पे सिर्फ दिखाने की आजादी है, बोलने की आजादी बिल्कुल नहीं है। और यदि केजरीवाल जी ने इस तरीके से और इतने खुले तौर पे अडानी हिंडनबर्ग घोटाले की जांच की मांग की है, और यदि प्रधानमंत्री इस वजह से आपको लगता है कि इस वजह से ये किया गया है? किशोर तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं उद्धव गुट के। तिवारी साहब, सुना है कि राहुल गांधी जी की मुलाकात उद्धव ठाकरे साहब से होने वाली है मातोश्री में। एक तो ये थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए, और दूसरा बताइए कि आप भूल गए कि सावरकर पर राहुल गांधी जी ने क्या बोला है? माफ कर दिया है आपने? एक बात मैं बताऊं तुमको विजय जी, आप है ना जी, पुराने कितना भी निकालोगे घूम के तो ऐसा कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से
लोकतंत्र की हत्या करके हमारी सरकार गिरा गई ना, जी तो अभी हमारा टारगेट मोदी जी को 24 में सत्ता से दूर रखना ही है, क्योंकि प्रजातंत्र को बचाना है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। जी और ये जो मुद्दे हैं, जैसे सावरकर का मुद्दा है, वो तो हमने सुलझा लिया है। जी और विपक्षी एकता को गंभीरता से लेकर, जी जैसे आपने बताया था कि यूपीए 1 यूपीए 2 लो या फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार लो, तो ये सब प्रयोग के बाद अब नए संदर्भ बने हैं जी और इतनी विकट परिस्थिति कभी नहीं आई थी ना जी कि अघोषित आपातकाल इतना हो जाए कि एक एक को चुन चुन के जेल में रखा जाए, प्रवक्ता लोगों को जेल में रखा जाए। और महाराष्ट्र में तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने तो महाविकास आघाड़ी, ये देखो एनडीए के सबसे पुराने साथी में शिवसेना जी और नीतीश कुमार आए गए, लेकिन हम तो उनके साथ थे, अब हम छोड़ के गए जी यानी कितनी बड़ी बात है। समझ लो कि विपक्ष रीजनल पार्टीज को बीजेपी रीजनल पार्टियों का अस्तित्व खत्म करना चाहती है। और विजय जी, मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ, अभी ये गंभीरता से प्रयत्न हो रहा है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यह सक्सेसफुल होने के बाद अब हम नागपुर में हमारी एक सभा हो रही है 16 मार्च को, जहां पर शरद पवार और राहुल जी, उद्धव जी सब एक ही होने वाले हैं। तो हमारी कोई डिफरेंसेस वगैरह नहीं है। बीजेपी वाले कुछ होना चाहते हैं और सावरकर का वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन सावरकर से पहले तो अभी हमको अडानी और इनसे ही डर बहुत ज्यादा है। और प्रजातंत्र बचाने के लिए आपकी भी मदद लगेगी जी। तो जरा याद शिव भाटिया साहब, राहुल गांधी जी की आज मुलाकात हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की भी मुलाकात हुई है विपक्ष के नेताओं से, दूसरी पार्टियों के नेताओं से, लेकिन बहुत ढुलमुल चलता है। हर दिन कुछ ना कुछ बयान आकर ऐसा लगता है इस नाव को कोई ना कोई डैमेज करना चाहता है, ये सफ़र को। आपको लगता है कभी शरद पवार साहब कुछ बोल देते हैं, कभी सावरकर पर नाराज हो जाते हैं तिवारी जी, कुछ कुछ चलता ही रहता है। नहीं विजय जी, देखो अपने विचार रखना कोई गलत बात नहीं होती है। अगर आप सब सम्मानित पार्टियां हैं और सम्मान के साथ सब ऑपोजिशन की यूनिटी को चाहते हैं, आज ज़रूरत बन गई है सबकी, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सब सम्मानित नेता आपस में मिल बैठ के ही उसका रास्ता निकालते हैं। पहले भी निकले हैं, 3 बार कांग्रेस ने लीड किया और उन जो आपने बताया ही है, पीछे सरकारों को लीड करके उसको चलाया और वो पूरे 5-5 साल उन्होंने पूरे किए। तो ये परिस्थितियाँ, ये छोटी छोटी बातें, ये बीच बीच में हर रीजनल पार्टी का एक अपना मुद्दा होता है, नेशनल पार्टी के अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन हर छोटे मुद्दे को छोड़ के हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी को बचाने की, ये सब समझते हैं। और उसी समझ के अनुसार इतने बड़े नेताओं की 2 दिन से जो मीटिंगें चल रही हैं, उसी का नतीजा है कि आज मोदी जी कोई अपने मुंह मुया मिट्ठू बनना कि मैंने 9 साल में क्या विकास कर दिया, अरे विकास नहीं, बर्बादी का नाम बदल के विकास रख दिया। तो विनाश जो हो रहा है, विनाश को विकास में तो तब्दील करके वो दोनों लोगों को बताना चाहते हैं। और देश की जनता समझ चुकी है, और देश की जनता के सामने जिस तरह से मीडिया ऑपोजिशन की यूनिटी को पेश करती है, छोटे छोटे मुद्दों को जानबूझ के टटोल के आगे ला के कि किसी तरीके से भी ये यूनिटी ना हो पाए, तो वो भी गलतफहमी में ना रहें। इस बार वो छेद नहीं कर पाएंगे। इस बार इस देश की सरकार के अंदर जो खामियां हैं, उस खामियों के साथ हम इस देश की सरकार को उखाड़ के 2024 में एक नया शासन, एक नई प्रगति की गाथा लिखेंगे, और वो लिखी जाएगी ऑपोजिशन। भाटिया जी, हमने तो प्रोग्राम में गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज बताया था कि कैसे कैसे पॉसिबल बना है, इसलिए मीडिया को कहने के लिए आप कह सकते हो, उसकी कोई बात नहीं है। वैभव जी, आपके पास इसलिए आया कि बाद में कि तीनों लोग हमारे दूसरे दलों से जुड़े हुए थे, उनको आपने सुना। मुझे लग रहा है कि विपक्ष की एकता में जो थोड़ी बहुत कसर रहती है, वो आजकल आपकी पार्टी उसे पूरा करने में लगी है कि कहीं विपक्षी एकता कमजोर ना रह जाए, कि हर दिन एक विपक्ष के नेता पर कुछ हमला किया जाए, कहीं सीबीआई भेजी जाए, कहीं ईडी भेजी जाए, तो इस सब में वो सब लोग एकजुट हो जाएंगे। नमस्कार भाई साहब, और बाकी सारे भाई साहब को भी नमस्कार जी। मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बोला, इसलिए बुरा मत मानिएगा, नहीं तो मैं सभी को नाम से बोलूंगा, लेकिन समय फिर कम हो जाता है।
तो ऐसा है कि इसमें दो पहलू हैं सिक्के के जी। आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं जी। पहला तरीका तो ये है कि देखिए भाजपा द्वारा जो संचालित सरकार है, केंद्र सरकार, वो बड़ी बुरी सरकार है और वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने के चक्कर में कभी किसी के घर ईडी भेजना है, कभी सीबीआई के छापे डलवाने या एफआईआर नामजद करना, ये सब बड़ी गलत बात है जी। और भाजपा इसकी हो सकता है भाजपा द्वारा संचालित जो सरकार है केंद्र की, एनडीए, भाजपा की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, वो हो सकता है इस चीज के लिए उसको कटघरे में खड़ा किया जा सके, लेकिन क्योंकि अपन दूर से देखेंगे और विपक्ष की नजरों से देखेंगे तो हो सकता है इसमें उनकी नजरों से देखा जाए तो ठीक है बात जी। लेकिन दूसरी पहलू ये है जी, मैं ऐड करूंगा विपक्ष में। जी जरूर जरूर, अभी एक बार वैभव जी बोल रहे हैं, जरूर। विपक्ष में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हाथ काले हैं और क्योंकि वो डर रहे हैं कि यदि इन्वेस्टिगेशन हो गया मसले में तो क्या होगा, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन ही ना होने दो और हमारे खिलाफ जो ऑलरेडी दर्ज केसेस हैं उनको भी रफा दफा करवा देंगे एक बार सरकार में आ गए तो। अब वहां पे परेशानी ये होती है, देखने लायक बात ये है कि जो 90-95% केसेस इस समय जो बुलावा जा रहा है, सबको नोटिस जा रहा है या जिन लोगों पे कार्रवाई हो रही है, उसमें देखने वाली बात यह है कि 90-95% केसेस जो रजिस्टर हुए हैं, एफआईआर हुई हैं जी, वो तो 2014 से पहले की एफआईआर है जी, उसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। केवल आज की तारीख में एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है जी, और वो एक समय, अब भारत में पता है कि तो इसको आजादी कहते हैं कि विपक्ष को आजादी दे रहे हैं आप? हाँ, एजेंसी आजाद है उन इन्वेस्टिगेशंस को, एफआईआर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉलो अप करने में। ठीक है, यदि कोई दिक्कत उसमें अपने को नजर आती है जी, जो कि जाहिर सी बात है, हर नजर के हिसाब से फर्क आ सकता है जी जी जी, तो आई थिंक जिसको भी फर्क दिखता है या जो कहता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है गलत तरीके से, वो भारत की जुडिशरी पे तो विश्वास दिखाए और कोर्ट में केस करे और लेके जाए, स्टे ऑर्डर ले ले और फिर उसके बाद ट्रायल। किशोर जी, क्या हो गया? तिवारी जी, छोटा सा कमेंट, क्योंकि मैं विनोद जी के पास आना चाहता हूँ। नहीं, विनोद जी रिप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि महाराष्ट्र के अंदर एक तो एनसीपी के अनिल देशमुख जी को हमने रखा 13 महीने जेल में जी, और 13 महीने जेल में रहने के बाद संजय राउत को रखा और उनकी जो बेल ऑर्डर आई तो वो बेल ऑर्डर में बताया गया कि केस ही नहीं बनता। वैभव जी, आपको पूरा आदर के साथ बोलता हूं, जितने लोग बीजेपी में गए 9 साल में उनकी केसेस क्लोज हो गई। महाराष्ट्र में तो ईडी के डर से सरकार गिर गई जी, जेल में जाने के डर से। और मोदी जी खुद कहते हैं, संसद में खुद कहते हैं कि ईडी ने सबको एक कर दिया जी। अरे आपके पास अभी गुवाहाटी वाले या येदियुरप्पा जी, ये सब लोग हैं और इनको क्या कर रहे बताना ना। ठीक है तिवारी जी, परिस्थितियां खराब है जी, देश में आपातकाल चल रहा है जी। मैं विजय जी आपकी इजाजत से 10 सेकंड अगर मैं ले लूं विजय जी आपकी इजाजत से जी। तिवारी जी को आदर के साथ उन्होंने जो बोला सराखों पर है, लेकिन मैं केवल इतनी बात करूंगा और थोड़ा सा मुस्कुराहट पे बोलूंगा कि देखिए, हो सकता है कि जिन नेताओं पे अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पहला नंबर उनका आ गया, अभी बाद में 8 नंबर भी आएंगे, तो ये बात नहीं होती है कि मेरी शर्ट उनकी शर्ट से सफेद क्यों। ठीक है विनोद अग्निहोत्री जी, ये थोड़ा सा सर आपने सबको सुना है, वैसे आप इन सबको सुने बिना भी सब स्थितियों को जान रहे हैं। आपकी राजनीतिक टिप्पणी में समझना चाहता हूं कि क्या ये दाव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ सकता भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, विपक्षी एकता पर हम बात कर रहे हैं या एजेंसियों के दुरुपयोग? विपक्षी एकता पर और एजेंसियों के दुरुपयोग पर, दोनों चीजें। क्योंकि एजेंसियों के दुरुपयोग, सदुपयोग, उपयोग में तो तीनों शब्द इस्तेमाल करता हूं जी। जो भी हो रहा है उस पर तो हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा कि उससे आगे चलते डोमेन में है कि विपक्ष का ये कहना कि भाई जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसकी शर्ट धुल जाती है वॉशिंग मशीन से, और उसके बाद वो सारे जो है नाम भी लोग गिनाते हैं कि जो बीजेपी में शामिल हुए उनके खिलाफ सारी फाइलें बंद हो जाती हैं, और जो बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और बीजेपी के हमारे नेता लोग कहते हैं मित्र लोग
कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। तो ये नैरेटिव दोनों तरफ से चल रहा है जी। और दूसरी बात ये है कि जैसे भी अग्निहोत्री जी, ये तो पुराना हमारा शास्त्रों में ही कहा गया है कि भवसागर पार करने के लिए मेरी शरण में आ जाओ। हाँ, वो तो भक्त भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं ना। कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो मैं ताहू। भगवान श्री राम कहते हैं कि करोड़ों विप्रों की हत्या का आरोप भी अगर लगा हुआ है जी, तो भी अगर मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। भक्त वत्सल का मतलब यही है। हाँ, तो भक्त वत्सल, ठीक है। और बीजेपी तो भाई भगवान राम जी की अनुयायी है, पार्टी है, तो अगर है तो वो तो ये कह सकते हैं। पता नहीं क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कहते हैं कि अब तो राम जी के अनुयायी है और अब तो राम जी के रास्ते पर चल रहे हैं। हो सकता है मैं आपकी बात से आता हूँ एक बार विनोद जी को। मैं विजय जी एक सेकंड, एक हल्के नोट पे विनोद जी ने जो बोला दिल को बात छू गई। और मैं अंग्रेजी भाषा में अगर उसको बोलूं, I can neither confirm nor deny your allegation. ओके, ठीक है। अग्निहोत्री जी, जी विनोद जी। अब विपक्षी एकता की बात पर मैं आता हूँ, जो महत्ववाद की बहस का मुद्दा है। जी देखिए विजय जी, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं और घुटे हुए, घिसे हुए, मजे हुए पत्रकार हैं। सर इतनी समझ नहीं है मेरी आप जैसी। विपक्षी एकता कभी भी लोकसभा चुनाव से एक साल पहले एकदम से नहीं होती जी। प्रयास शुरू होते हैं, मुद्दे आइडेंटिफाई होते हैं, नेता अपने अपने स्तर पे प्रयास करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे बातचीत होती है, तो अभी तो ये रिश्ते ही रिश्ते मिल तो लें जी, वो पाठक जी वाला जो चलता था ना, एक बार मिल तो लें। तो अभी तो मिल तो ले का दौर चल रहा है कि भाई नीतीश जी आए, राहुल जी से मिले, केजरीवाल जी से मिले, तेजस्वी जी मिले, खड़गे जी मिले, अभी शरद पवार जी मिले, उद्धव जी राहुल जी मिलेंगे। हो सकता है एक दिन चौंकाने वाली खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मिल रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो अभी तो मिल तो ले का दौर चल रहा है जी। देखिए कुछ राज्यों में तो विपक्षी एकता की कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र में अघाड़ी अपनी तरफ से एकजुट है, तिवारी जी बैठे हुए हैं, ये तायद करेंगे इस बात की। बिहार में महागठबंधन इंटैक्ट है, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन इंटैक्ट है, तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस और एलआईसी का गठबंधन इंटैक्ट है। इन राज्यों में तो समस्या नहीं। समस्या कहाँ है? समस्या है दिल्ली प्रदेश की, समस्या होगी पंजाब में, समस्या होगी तेलंगाना में, समस्या आंध्रा में आएगी, पश्चिम बंगाल में आएगी। ये राज्यों में अभी समस्या है जिसके पेच सुलझने बाकी है, और पश्चिम बंगाल में आएगी कि इन राज्यों में इनके पेच सुलझाने का काम अब नीतीश जी ने शायद अपने जिम्मे ले लिया है। मेरी जो अपुष्ट सूत्रों से या उच्च सूत्रों से जानकारी है, शिव भाटिया जी बैठे हुए हैं और तमाम नेता है, हर पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप वैसे बता दीजिए, आप डिनर पर थे, उसमें से जो बात निकल कर आई है, जो अंडरस्टैंडिंग है इन बैठकों में, उसमें ये जिम्मेदारी नीतीश जी को दे दी गई है कि जो ट्रबलसम स्टेट्स हैं, जो ट्रबलसम लीडर्स हैं जिनके साथ, वो पहले राउंड में नीतीश जी उनसे बात करके उनका माइंड समझेंगे। कांग्रेस ने ये उनको एक तरह से मैंडेट दे दिया है बिना कोई औपचारिक दिए हुए कि भाई आप बात करिए, आप अरविंद जी से बात करिए, आप चंद्रशेखर राव से बात करिए, ममता जी से बात करिए, और उसके बाद एक फार्मूला निकलेगा जिससे कोशिश हो ज्यादा से ज्यादा राज्यों में 1-on-1 हो। लेकिन अभी कुछ पेच ये है, देखिए सबसे पहले कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने दीजिए, कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसके बाद फिर जो 3-4 राज्यों के चुनाव और हैं उनमें कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है, उसके बाद विपक्षी एकता की बात ज्यादा परवान चढ़ेगी। हाँ, इसमें ये जरूर है, जो आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था हमारे बीजेपी के मित्र से, कि क्या आप विपक्षी एकता को बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए बीजेपी जो कोशिश कर रही है, जैसे आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का संबंध हो गया, इस तरह की 2-4 घटनाएं अगर और हो गई तो फिर और जल्दी ये विपक्षी एकता शेप लेने लगेगी। तो इसलिए जो है अभी तो ये है कि छतरी, कांग्रेस पार्टी भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारी छतरी के नीचे आ जाएगी। इसीलिए शिव भाटिया जी बार बार कह रहे हैं कि भाई हम सब मिलके एक रास्ता निकालेंगे। ये अभी कोई नहीं कह रहा कांग्रेस के नेतृत्व में आ जाओ। और अब वो सुर भी मध्यम हो गए हैं, जो सुर कहा करते थे कि तीसरा मोर्चा बनाओ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, अब वो सुर भी आपको सुनाई नहीं पड़ रहे होंगे। ममता सब लोग साथ आना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिशा विपक्षी एकता की बनती हुई दिख रही है, लेकिन अभी मुकम्मल होने में इसको वक्त लगेगा, क्योंकि मुद्दे फाइन होंगे, नेता पर बात होगी और नेता पर होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीजों में बहुत सारे किंतु परंतु भी लगे हुए।
विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ रहा है। हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं। हर दिया जलाने वाला प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा, अब 132 प्राइम मिनिस्टर पद कहां से आएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी हैं, विनोद अग्निहोत्री साहब हैं, शिव भाटिया साहब हैं, वैभव अग्रवाल जी हैं और किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव भाटिया साहब, विनोद जी ने बात कही कि अभी कर्नाटक का चुनाव जो है वो बताएगा कि ये एकता कैसे बढ़ेगी, कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसे होगी। दरअसल अभी ये वाला वक्त है कि सब पार्टियां अपनी अपनी ताकत तोल लें और उसके बाद आगे बढ़ें। आपको लगता है कि इससे कुछ बनेगा? और कम से कम अब ये तय हो गया लगता है, आप साफ कर सकते हैं कि कांग्रेस लीड करने के लिए दबाव नहीं बना रही, या ये अब उसके पास नहीं है कि हम ही लीड करेंगे, ऐसा है? देखिए विजय जी, इस समय मुद्दे कुछ और हैं जी। वो बहुत बड़े मुद्दे हैं जी। देश से लोकतंत्र गायब हो चुका, प्रजातंत्र की नींव हिल चुकी है जी। एजेंसियों का बुरा हाल हो चुका है, वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं। सरकारें कैसे चल रही हैं वो आपको पता ही है, जिसको विनाश को विकास का नाम दे दिया गया है। हमें सबसे पहले उसको बचाना है। जो कांग्रेस ने अपने नेशनल मूवमेंट आज़ादी की लड़ाई के अंदर जो सपने संजोए थे और इस देश को दिए थे, वो हमें दोबारा उस रास्ते पे लाना है। हम आरएसएस का एजेंडा किसी भी हालत में देश स्वीकार नहीं कर सकता। इन्होंने जुमले गा के, झूठ बोल बोल के ये यहाँ तक पहुँचे हैं। इनको अब समझ आ चुकी है किस तरह से गला घोट के इन्होंने आगे बढ़ने की बात कही है। और रही बात, समय के साथ सब चीज़ों का हल निकल आता है जब आपकी मंशा उस चीज़ को पाने की हो। जब आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अभी विपक्ष की एकता के ऊपर प्रधानमंत्री का और बीजेपी का दर्द अभी से ही सामने नजर आने लग गया है। कर्नाटक की बात जो आप कर रहे हो, कर्नाटक के रिजल्ट इस देश की दिशा बदल देंगे। और जब इस देश की दिशा कर्नाटक से बदलेगी, आने वाले चुनावों के अंदर जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 1-to-1 जो फाइट बीजेपी के साथ है, इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा वहां पे। और देश अपना मूड ऑफ द नेशन आपको कर्नाटक के चुनावों में पता लग जाएगा विजय जी। और जो जहां तक विपक्ष की एकता की बात है, 13 मई के बाद इस देश की दिशा बदल चुकी होगी। इस प्रधानमंत्री का डर, वो 13 मई इनको जो डर इनके सर के ऊपर नाच रहा है और जो हरकतें इन्होंने अडानी के केस में की हैं, और देश को समझ आ चुका है कि लुट भी रहा है देश, तब भी जवाब नहीं देते। एक सच्चा आदमी इनसे जवाब मांगता है, उसकी सदस्यता भंग करने के लिए अपने जजेस लगाए जा रहे हैं। पीछे मैं पढ़ रहा था कि जो अमित शाह जी के वकील थे, उनको वहां पे सेशन कोर्ट में जज बना दिया। क्या सच्चाई है वो तो समय के साथ पता लग जाएगी। ठीक है, उस पर तो चर्चा अलग से करेंगे जब वो मसला आएगा। नीचे गिरेंगे जी। ये प्रजातंत्र की ना तो सम्मान करते हैं, ना लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये सरकार, तो इस देश की जनता ने समझ लिया है जी 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 कि अब ये गला घोटू जो सरकार है, इसको अगर हमने आज नहीं उखाड़ा तो 24 में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जनता समझ चुकी है। ठीक है, कितना छुपाएंगे, कितना दूर बैठ के ये गला दबाने की कोशिश करेंगे। विजय जी, देश के अंदर 10 साल पिछली सरकार हमारी रही, उससे पहले नरसिम्हा राव जी, ठीक है, वो सबको और पता है। उससे पहले वाजपेयी जी की भी सरकार रही। हमने सेडिएशन का नाम नहीं सुना था। देशद्रोही के मुकदमे ऐसे लगाए गए गली कूचों के अंदर। मैं शुरू करूं कन्हैया कुमार से लेकर, सर वो मत करिए, फिर वो मानेसर तक पहुंच जाएगा। कन्हैया कुमार से शिव भाटिया साहब में शामिल कर शिव भाटिया साहब, ठीक है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। सेडेशन पर जाएंगे तो मानेसर तक पहुंच जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं विपक्षी एकता के ऊपर ही हूं। वो ठीक है, मैं विपक्षी एकता के ऊपर ही हूं। बात ये हुई भाटिया साहब, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा हमने इन सरकारों में नहीं सुना था जो अब सुना। प्रभु वही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं सुना था तो मैं आपको साफ तौर पे सुनाऊं कि जब अशोक गहलोत सरकार ने, शिव भाटिया जी प्लीज सुनिए, आप नहीं सुना था तो मैं सुना देता हूं कि जब अशोक गहलोत की सरकार से बागी होकर सचिन पायलट मानेसर पहुंचे थे तो आपकी सरकार ने उन एमएलएज पर सेडेशन लगाया था, इसलिए याद कीजिए। और आज़ादी की लड़ाई का बहुत अच्छा चर्चा की, लेकिन उसके बाद जो कुछ किया ना कांग्रेस ने, उसी से वैभव जी की पार्टी ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। वैभव जी, मूड ऑफ द नेशन आपको समझ नहीं आ रहा जो शिव भाटिया जी कह रहे हैं?
112 केस से 3010 केस बन गए। आप एक केस लेके आ गए विजय जी लीपापोती करने के लिए। ठीक है। 112 से 3010 केस बन गए। ठीक है। इस सरकार के अंदर ईडी के, और सारे के सारे 95% प्लस विपक्ष के लोगों के ऊपर है। और अभी भी आप उनको कवर करने के लिए एक आधा केस इधर उधर से निकाल मैं किसी को कवर नहीं कर रहा भाटिया जी, करना चाहते माफ हैं। कीजिए, तो मुझे इसी किसी से को हमें कवर नहीं बचाना करना है। किसी को कवर नहीं यही करना। गला घोटा हुआ है कि आवाज नहीं निकल रही है। आप उनकी बात करना ही नहीं चाहते, आप उनकी बात करना ही नहीं चाहते जो उन्होंने काम कर रखे हैं, जो काम उन्होंने किए हैं। ठीक है भाटिया जी, बात हो गई आपकी, आपने रख दी अपनी बात। हालत में भी 24 में सरकार नहीं करेगी, और यही विपक्ष की एकता। ठीक है वैभव जी, देखिए छोटा छोटा जवाब दीजिए, सब लोगों को भी मौका मिले ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1 एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 के राजा थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। सर अभी की बात कर लो वैभव जी, अभी वहां मत चलिए, फिर वहीं आ रहे हैं। मैं भाटिया साहब, अभी जो भाटिया जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मूड ऑफ द नेशन आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए मुझे। क्या मजाक, मैं मूड ऑफ द नेशन की बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है कि आजकल की राजनीति में इतने उलझे हुए हैं भाटिया साहब कि वो अपनी जो हिस्ट्री है, अपना इतिहास जो है वो भूल गए। तो मैं एक बार के लिए 10 सेकंड के लिए फटाफट से एक रिफ्लेक्शन देना चाह रहा था कि 47 में जब नेहरू जी ने टेक ओवर किया तो सिडिशन लॉ का उन्होंने बिल पास करवाया 1948 में। उसके बाद 1950 में पहला जानना है तो तमस सीरीज देख लीजिए। 1925 से आपको पता लग जाएगा आरएसएस क्या करती है। इंडिपेंडेंट मूवमेंट में देखिए ऐसे बात नहीं होती हमारे यहाँ गलत सम्मान, तो एक तमस मेरे आदर का गलत फायदा मत उठाइए भाटिया जी, प्लीज ऐसे मत करिए, बातचीत बता देंगे। ठीक है, इतिहास जानने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। इतिहास गाने लगेंगे तो डिबेट खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है भाटिया जी, आप मेरे से बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे को बोलने का मैंने कहा कि अभी की बात कर लेते हैं, डिबेट पीछे मत जाइए बहुत। तो 1950 में रोमेश थापर, सिडिशन लॉ की बात बता रहा हूँ, 62 में केदारनाथ, 1995 में बलवंत सिंह, 2021 में पिटीशन फाइल हुआ। वैभव जी सेडिशन की बात कर रहे हैं तो भाटिया जी ने कहा 100 से 3000 पहुंचा दिए, उस पर जवाब दो ना आप, हिस्ट्री पे कहाँ जा रहे हैं? तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि सिडिशन लॉ जब डिस्कशन में आया तब सन 1947 से आज तक, यानी 2014 तक वो केवल और केवल कांग्रेस रूल्ड सरकारों में ही आया। ठीक है। अगर मैं भाटिया जी से पूछूं कि भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे और वो कब बने थे, तो शायद भाटिया जी नहीं बता पाएंगे। तो क्या है कि कांग्रेस को अपने स्वयं के इतिहास में और कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए। मैं कि भाटिया जी जब कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू 17 साल रहे, मिसेस गांधी 16 साल रही। भाटिया जी ये क्लास नहीं हो रही है जवाब देने के लिए, प्रधानमंत्रियों के नाम भी नहीं मालूम होंगे। मैं आपको भाटिया जी तीसरे भारत के तीसरे क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। ठीक है भाटिया जी, अच्छा ठीक है, ऐसे बात ऐसे जवाब मत दीजिए। कौन थे जो लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते हुए आपको समझ नहीं आती, और दूसरे मैं बात ठीक है, इस तरह से नहीं चलेगा। करूं 10 के 10। पीयूष जी मसला ये है, ठीक है, ओके भाटिया जी प्लीज, जयबाब जी प्लीज, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं करें जी, जवाब दें। ठीक है, देखिए ऐसा है कि जब कांग्रेस की बात आती है हमेशा सिडिशन लॉ रहा है, और जहां तक लॉ की बात है या मिसयूज की बात है, कोई मिसयूज नहीं है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। अगर कांग्रेस को इतना दिक्कत है सिडिशन लॉ से, तो वो या तो प्रदेश में उसके खिलाफ बिल ला सकते थे, या वो उनके काफी एमपीज थे, कितने 40 एमपीज थे पिछले सत्र में, 2024 जाते जाते 40-42 एमपीज हैं इनके, उसमें व्हाइट पेपर बिल ला सकते थे अगेंस्ट सिडिशन लॉ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। डॉक्टर पीयूष जोशी, ठीक है भाटिया जी, हम बहुत आगे चल रहे हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी, जो विनोद जी ने बात कही वो महत्वपूर्ण है कि जिन राज्यों में संकट नहीं है वो तो हो जाएगा, लेकिन दिल्ली जैसी जगह है, पंजाब जैसी जगह है, वहाँ कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी का निपटारा हो सकता है क्या? झगड़ा खत्म हो सकता है विपक्षी एकता के लिए? अनम्यूट कर लें अपने को सर। आप म्यूट हैं जोशी जी। जी जोशी जी की आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर जोशी अनम्यूट कर लें अपने को प्लीज। जी सॉरी जी, रियली सॉरी अबाउट इट। मेरा ये कहना है कि भाई जो बात विनोद जी ने बोली है वो बात तो बिल्कुल सही है कि मेल मिलाप का दौर चल रहा है, और अभी कोई प्रीपोल अलायंस बन पाएगा या कोई पोस्ट पोल एडजस्टमेंट होगा, कोई नया गठबंधन बनेगा, ये तो अभी कहना मेरे ख्याल से थोड़ा प्री मैच्योर होगा। तो ये तो समय के गर्भ में छुपा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
पर रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जैसा कि अभी मैं सुन रहा था और मैं देख रहा था कि वैभव जी जिस तरीके से इतिहास में चले जाते हैं बार बार, तो कभी कांग्रेस के पुराने कर्मों का, कभी हमारे देश के वीर सैनिकों के सदकर्मों का, और कभी पाकिस्तान के दुष्कर्मों का आवरण ओढ़ लेते हैं, पर खुद के अकर्मण्यता कभी भी नहीं सामने आने देते, क्योंकि जब खुद किया ही नहीं है कुछ, तो आपको दूसरी चीजों का ही सहारा लेना पड़ेगा। यदि कुछ ढंग का काम किया होता, जो वादे किए थे 2014 से लेकर 2023 9 साल होने आ गए हैं, यदि कुछ पूरे किए होते तो आज उसमें बात कर रहे होते, पर अब क्योंकि नहीं कर पाते हैं, तो जो लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं वो उनको आप सीबीआई और ईडी से डराना चाहते हैं। और रही बात विपक्षी एकता की, कि भाई जो डिफिकल्ट स्टेट्स हैं कांग्रेस जैसे बड़े राष्ट्रीय दल के लिए, तो वो तो कांग्रेस को ही देखना पड़ेगा कि भाई डिफिकल्ट स्टेट में कौन से दलों की स्थिति मजबूत है और कौन से दल ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जी, दैट इज फॉर कांग्रेस टू डिसाइड। ठीक है किशोर तिवारी जी, आपको पहले वहां पे महाराष्ट्र में किसको समझाना है, शरद पवार साहब को समझाना है या राहुल जी को समझाना है? नहीं, हमारा सब सेटलमेंट हो गया है। अभी मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र से 40 से 44 विधायक जी, ये हमारे महाविकास आघाड़ी के जी। तिवारी जी का कनेक्शन शायद चला गया है। विनोद जी एक बात समझाइए, जैसे शरद पवार साहब को हम लोग मानते हैं कि वो विपक्षी एकता को जोड़ सकते हैं, लेकिन उनके बयान जिस तरह से अभी आए या कुछ और लोगों के भी बयान बार बार आते रहते हैं, ये जो है बड़ा संकट नहीं लगता आपको विपक्षी एकता के लिए? देखिए विजय जी, एक तो मैं आग्रह करूंगा अपने सारे जो पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जी, कि डिबेट में हम लोग अपनी बात कहनी चाहिए, किसी दूसरे के ज्ञान या विजडम पे सवाल नहीं उठाना। हाँ, वही ठीक है। ये नहीं कहना चाहिए फला आदमी को ये पता नहीं होगा या इनको ये नहीं है। हर आदमी की जानकारी अपने हिसाब से होती है जी। तो ये मैं आग्रह करूंगा अपने सारे मित्रों से जो पहले। अब जहां तक शरद पवार जी की या बयानों की बात आपने की है, तो देखिए बयान तो आते जाते रहेंगे। बयानों से विपक्षी एकता न मजबूत होती है और न खंडित होती है। बयान तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से नेता लोग देते रहते हैं। ममता बनर्जी जी ने राहुल गांधी पर बयान दिया था कुछ दिन पहले ही, उसके बाद फिर बयान समर्थन में दे दिया कि हम एकजुट हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के लोग बयान देते रहते हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को। लेकिन क्या होता है, जब बरसात होती है ना, और जब बारिश होती है और तूफान आता है, आंधी आती है, तो एक पेड़ के नीचे जो है खरगोश, भेड़, बकरी, बाघ, सियार, सारे लोग, आदमी सब इकट्ठा हो जाते हैं। प्रयोग और उपयोग का जो तूफान है वो अभी एक तरह से सारे विपक्ष को एकजुट करने के लिए एक सीमेंटिंग फोर्स बन रहा है जी। यही मैं समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस जंक्चर पर हम पहुंच गए हैं कि सब लोग उस दबाव में, कोई भी कारण हो, उस पॉइंट पर आ सकते हैं, वो ट्रिगर पॉइंट पहुंच गया है? देखिए विजय जी, थोड़ा सा वैसे तो इतिहास के लिए आपने वर्जित कर दिया है बोलना, लेकिन थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा मैं कि 77 में जो एकता बनी थी, वो अगर उसके पहले जरा जो दल उसमें जनसंघ और सोशलिस्ट एक साथ एक पार्टी में मर्ज हो गए जी, ये संभव था क्या उससे पहले? लेकिन उससे थोड़ा आगे आ जाए तो मैं और ज्यादा पॉजिटिव होता हूँ कि 1989 को देख लें। 89 में कम्युनिस्ट और बीजेपी एक साथ आ गए, वीपी सिंह को कंधे पर बिठा करके प्रधानमंत्री बनाया, जो एक दूसरे को चूहे बिल्ली का बैर था। तो ऐसा नहीं है, एकता, ये मुद्दे जब होते हैं और राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, वो दलों को एकजुट करती हैं। और आप देखिए एनडीए जो बना था, जिस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से शरद यादव और रामविलास पासवान ने गिराया था, वो उसी सरकार में एनडीए में शामिल हो गए चुनाव में। तो आप देखिए कि वो वहां भी विचारधाराओं का टकराव था। जॉर्ज फर्नांडिस पानी पी करके बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, बाद में एनडीए कन्वीनर बन गए। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है। और गैर कांग्रेसवाद एक समय एक रणनीति थी, आज गैर भाजपावाद एक रणनीति बनती जा रही है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्षी एकता के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी ये शुरुआत है और अभी नेताओं के बीच में मेल मुलाकातें होने दीजिए, 2-4 बार का काम होगा, फिर इनकी 1-to-1 मुलाकात। सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात होगी अरविंद केजरीवाल और खड़गे जी और राहुल जी की, जो सबसे महत्वपूर्ण होगी, या चंद्रशेखर राव की और कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात महत्वपूर्ण होगी। ममता दीदी तो आगे सोनिया जी से जब चाहेंगे तो मिल लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, फोन उठा के सोनिया। डॉक्टर जोशी, आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है, खड़गे साहब और केजरीवाल साहब की मुलाकात हो? और वैसे तो देखा जाए तो पिछले जो 10 साल का 9 साल का आपका इतिहास है, उसमें कांग्रेस के कंधे पर बैठकर ही आम आदमी पार्टी बनी है।
मेरा इस बात से थोड़ी सी मत भिन्नता है कि कांग्रेस के कंधे पर बैठ के आम आदमी पार्टी बनी है। आम आदमी पार्टी खुद के वजूद पे खड़ी हुई है, खुद की मेहनत से खड़ी हुई है, उसके कार्यकर्ता के दम पे खड़ी हुई है। रही बात कि भाई ये मुलाकात महत्वपूर्ण होगी कि नहीं, तो राजनीति में हर मुलाकात महत्वपूर्ण होती है। हर मुलाकात में, क्योंकि आप बैठेंगे, यदि अक्रॉस द टेबल बैठेंगे आप 10-15 मिनट, यदि छोटी से छोटी भी चर्चा करेंगे तो कुछ न कुछ कंस्ट्रक्टिव ही निकल के आएगा। कुछ भी एक बार किया हुआ कर्म अपना फल दिए बगैर नष्ट नहीं होता। आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था शरद पवार जी के बारे में, तो शरद पवार जी की के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि शरद पवार जी यदि आपको मुंबई एयरपोर्ट पे मिलेंगे तो उनके हाथ में टिकट दिल्ली का होगा, बोर्डिंग पास चेन्नई का होगा और उतरेंगे कलकत्ता में। तो वो फाइनली मेरे ख्याल से कि वो क्या बोलते हैं, कब क्या कहते हैं, उस बारे में सोचना हमें थोड़ा बंद कर देना चाहिए। फाइनली वो जहाँ पे लैंड करेंगे वही उनका फाइनल डेस्टिनेशन होगा, ये मानना पड़ेगा। जी, विनोद जी कुछ जोड़ना चाहते हैं उनको? जी जी, मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं कि इस देश में गैर कांग्रेस, गैर भाजपा के 7 प्रधानमंत्री हुए हैं, मुरारजी से लेकर के और गुजराल साहब तक, गुजराल तक, है ना, जिसमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल और ये अपने देवगौड़ा, 6 प्रधानमंत्री इस तरह से हुए हैं और इनका पूरा कार्यकाल जो है 6 साल रहा जी। आप सोचिए, और देश में जो भी सरकारें बनी हैं उसमें और चली हैं उनमें या तो बीजेपी शामिल रही है या कांग्रेस शामिल रही है किसी न किसी रूप में। जनता पार्टी में वही जनसंघ शामिल था जी। वीपी सिंह के साथ बीजेपी और लेफ्ट थे जी। देवगौड़ा को कांग्रेस से चलाया और गुजरात को कांग्रेस से चलाया, नरसिम्हा राव को लेफ्ट ने चलाया और अटल जी की सरकार में भी गठबंधन। तो बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी, माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी की सरकार की कल्पना इस देश में अभी संभव नहीं है। सरकार जो भी बनेगी या तो बीजेपी लेड जैसी चल रही है वो बने, या कांग्रेस लेड हो, या कांग्रेस समर्थन हो, या कांग्रेस शामिल हो, उसमें वो जरूर रहेगी। ठीक है वैभव जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही गठबंधन के साथ चलती रही है बहुत लंबे समय तक। अभी ये मौका आया कि जब आप अकेले बहुमत में, स्पष्ट बहुमत में हैं, तो इसलिए ये कहना कि गठबंधन के विचारधाराएं विपरीत होती है, बहुत सारे उदाहरण भी हैं जिनकी चर्चा हो गई। क्या आपको अब भी नहीं लग रहा कि थोड़ा सीरियस होने का वक्त आ गया, या आपको लगता नहीं बस हम अकेले ही चलेंगे और कारवां जो है जुड़ता रहेगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकफियत नहीं रखता हूं कि हम अकेले ही चलेंगे। एकला चलो रे तो वेस्ट बंगाल से आता है। हम तो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। हम तो आपने तो सबका साथ छोड़ दिया, शिवसेना का छोड़ दिया, जेडीयू का छोड़ दिया, तमाम अकाली दल का छोड़ दिया, सबका साथ छोड़ दिया। भाई वो हमारे घर में आए, हम उनके घर में थोड़ी गए। अगर वो चले गए अपना घर छोड़ के तो चल क्या करें, बाकी लोग और नए लोग आएंगे उनकी जगह। देखिए राजनीति में क्या होता है, जितनी मेरी समझ है, आप लोग सब मेरे से बड़े हैं, लेकिन जितनी मेरी छोटे से जीवन में मेरी छोटी सी समझ हुई, राजनीति में क्या होता है, जब भी आप एक जगह, एक स्पॉट, एक कुर्सी जगह आप गैप बनाते हैं और उसको खाली छोड़ते हैं, कोई ना कोई उसको आके भर देता है अपने आप स्वयं जी। उसको भरने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह जब एक राजनीतिक दल में कोई कार्यकर्ता होता है तो उसको राजनीतिक दल आके स्वयं काम नहीं देता है, वो राजनीतिक दल से काम खींचता है कि भाई मैं करूंगा। इनिशिएटिव बेस्ड होता है, ठीक है। तो भाजपा की राजनीति इनिशिएटिव बेस्ड है। कोई ना कोई दल आके एक खाली गैप होता है उसको भर देता है। अब शिवसेना तो अभी भी हमारे साथ है, बाकी जो है अब उनको पता नहीं, मेरे को पता नहीं कि उनकी पार्टी का क्या नाम है क्या नहीं है, लेकिन शिवसेना तो अभी भी हमारे साथ है। तो इसमें तो कहाँ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे कह रहे हैं कि शिवसेना हमारे साथ चली गई, पहली बात। दूसरी बात, एनडीए के घटक दल का जो नंबर है वो एक ऑन एन एवरेज 3 या 4 दल ऊपर नीचे हुआ जी। और वो समय समय पे मनमुटाव होता है, जो सोच होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है, फिर स्वयं साथ आ जाती है। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, हमारे घटक दल यदि हमसे अलग होते हैं तो अन्य दलों के साथ जाके गठबंधन नहीं करते, वो या तो स्वयं अलग चलते हैं और या थोड़े समय अलग चलने के बाद वापस आ जाते हैं। कल तो मांझी साहब ने कहा, जीतन राम मांझी, आप देखते भी नहीं है, कि अमित शाह जी के घर पर मुलाकात की और उसके बाद कहते हैं मैं नीतीश कुमार जी के साथ जाऊंगा।
साथ रहूंगा। कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया? ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, वो मन मिलने की बात है। ठीक है भाई 10 केसेस में से 3 केसेस अगर हो भी गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दैट डजंट डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, आप देखें, अब अपने को एक होलिस्टिक रूप में देखना चाहिए, पूर्ण रूप से देखना चाहिए। एक स्पेसिफिक एंगल से देखेंगे तो फिर तो अपन एक स्पेसिफिक बात करते, व्यक्ति विशेष या दल विशेष की बात करने लग जाएंगे। ठीक है, भाटिया साहब राजनीतिक तौर पे देखें। भाटिया साहब, एक पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल समझना चाहता हूं कि खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद क्या आपको लगता है कि जो हो सकता है आप नहीं मानते हो, राहुल गांधी जी को लेकर सीनियर लीडरशिप में जो दूसरी पार्टियां थी वो नहीं मानने को थी, तो खड़गे साहब के आने से ये फायदा हो सकता है आपको? नहीं विजय जी, देखो, एक खड़गे जी का जो पारी है, इनिंग है, वो बहुत लंबी है और एक फादर फिगर के रूप में वो आज उभर के सामने आ रहे हैं। इसीलिए मैंने और ये कहना कि राहुल जी के टाइम पे ऐसा था और वैसा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। परिस्थितियां, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ परसेप्शन, और जब जैसी परिस्थितियां बनती हैं वैसा रोल मॉडल सामने से निकल के बाहर आ रहा था। आज किसी की मजबूरी नहीं है विपक्ष में, आज जरूरत बन गई है कि अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे, अगर देश ही नहीं बचेगा तो हम क्या रहेंगे। देश के ऊपर अगर ऐसे लोग शासन करते रहेंगे और देश का ही सत्यानाश हो जाएगा, तो हमें पहले देश बचाना है। तो इसलिए आज सबकी, हर विपक्ष के अंदर बैठी सब पार्टियों की जरूरत बन गई है कि अपने छोटे छोटे मुद्दे छोड़ के हमें इकट्ठे आके सबसे पहले इस पार्टी को, जिसने ना तो प्रजातंत्र का सम्मान किया, ना एक डिक्टेरियल रूप अपना लिया, और उसके बाद एक फासिस्ट फोर्सेस के रूप में हर परिस्थितियों का गला घोटना, हर सिचुएशन पे गला घोटना शुरू कर दिया। तो इससे अपने देश को बचाने के लिए हर पार्टी, और ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्या आपने कभी सोचा था महाराष्ट्र के अंदर हम इस तरह से सरकार बनाएंगे? इस बीजेपी को भी हमने दूर रखा, इस फासिस्ट फोर्सेस को, और वहां सरकार भी बनाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कैसे कैसी कीमत के ऊपर एमएलए खरीदे गए और सरकार को गिराया गया। कर्नाटक में क्या हुआ, कुमार स्वामी जी को समर्थन देते हुए हमने वहां सरकार बनाई, इनको बाहर रखा। इनको बाहर रखने के बाद क्या हुआ, इन्होंने कैसे वहां पर एमएलए और उसके बाद उसको भंग करने की। डॉक्टर जोशी, छोटा सा कमेंट फाइनल, फिर विनोद जी की बात। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये सारी जितनी भी कोशिशें हैं, इनका स्वागत किया जाना चाहिए। जितना भी विपक्ष के नेता आपस में यदि मिल रहे हैं और मिलकर यदि कोई एक कंसेंसस बना पा रहे हैं, तो उन सब चीजों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस देश में आज की तारीख में बहुत बड़ी जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही बोली है भाटिया साहब ने कि जिस प्रकार से विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, जिस प्रकार से एक अनसीन गैग लगा रखा है विपक्षी नेताओं के ऊपर, जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करके डराया धमकाया जा रहा है, जिस प्रकार से सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से हर चीज में सरकारी कदम बढ़ाया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत आवश्यक है और ये एक मजबूत लड़ाई देने के लिए बहुत बहुत आवश्यक ये होने वाला है। विनोद जी, डर के आगे जीत है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि विपक्षी एकता से एक माहौल बनेगा। आज मैं एक चैनल पे गया हुआ था और वहां जब हम लोग डिबेट के बाद निकले, यही मुद्दा था, तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, बड़े नामी गिरामी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी कहा कि भैया अगर ये एकजुट हो गए सारे तो चुनाव में मजा आएगा, फिर लगेगा कि हाँ चुनाव हो रहा है। तो निश्चित रूप से एक परसेप्शन बनता है। परसेप्शन क्या बनता है कि भाई 63% वोट एक तरफ और 37% वोट एक तरफ। तो जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, आरजेडी के, जेडीयू के, अकेले लड़ने में उनके कार्यकर्ताओं के अंदर ये विश्वास नहीं होता कि वो केंद्र में सरकार बना सकते हैं या बीजेपी को केंद्र से हटा सकते हैं। लेकिन जब एकजुट होकर लड़ेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं में, उनके जनाधार में ये भरोसा होगा कि हमारी सम्मिलित ताकत जो है बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और हम सरकार बना सकते हैं। तो ये इसका फर्क पड़ता है, इससे मनोबल जो है बदलता है और तब भारतीय जनता पार्टी को भी तमाम सारे अपने रणनीतियां बदलनी पड़ेंगी। अभी क्या है, अभी भाजपा को ये लगता है कि जैसे मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में कहा कि एक अकेला सब पर भारी, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा, तो अभी बीजेपी के सारे नेताओं की, सारे कार्यकर्ताओं की ये मानसिकता है कि एक अकेले हम सब पर भारी है, ये ना एक होंगे ना कुछ होगा और हम भारी पड़ेंगे, 2024 फिर हमारा होगा। बिल्कुल विपक्षी एकता से ये धारणा टूटेगी और लड़ाई मुकाबला होगा। तो कौन जीतता है कौन हारता है ये जनता तय करेगी। ठीक है, वो तो आपकी बात से मुझे शेख सादी की बात याद आई कि यदि चिड़िया एक अकड़ लें तो शेर की खाल खींच सकती है।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जोशी, वैभव जी, शिव भाटिया जी और विनोद जी और किशोर तिवारी जी, कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि विपक्ष का मेल मिलाप क्या 2024 में छाप छोड़ेगा। इस पर 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 48% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। तो बाकी तो आप खुद समझदार हैं कि किस तरह से चर्चा चल रही है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।